सुनिए एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ई में आ जाइए। चलिए एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ई में बोले। E1 का थर्ड ई बेटा E1 का थर्ड तो टाइप 9 है बेटा। टाइप 11 E1 का थर्ड टाइप 11 है। ऊपर नीचे सेम टाइप के फंक्शन है, तो ऊपर नीचे सेम टाइप के फंक्शन है तो ऊपर वाले फंक्शन को लिख दो a इंटू नीचे वाला फंक्शन प्लस b प्लस c वाला वो है। E1 का जो 5 है, E1 का 5 वो बन जाएगा आपका साइन एक्स नीचे आएगा तो टाइप 8। E1 का 5 आपका टाइप 8 बन जाएगा बेटा। E1 का 5 टाइप 8 बन जाएगा बेटा। तो E1 का 5 जो है, तो E1 का 5 जो है वो टाइप 8 बन जाएगा भाई। ये आपका बन जाएगा dx अपॉन कोसेक एक्स को नीचे ले लो बेटा, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कोसेक, तो ये वो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला बन जाएगा, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो नीचे टी टी माइनस वन, टेन एक्स को टी लेट कर लेंगे, टी टी माइनस वन आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व हो जाएगा, है ना। चलिए E1 E2 तो हो ही गया होगा। E2 तो वही डायरेक्ट टाइप ही बनेगी E1 E2 क्या, है ना। पार्ट सेकंड में आ जाओ बेटा सेक्शन ई में। पार्ट सेकंड सेक्शन ई। पार्ट सेकंड सेक्शन E2 में क्या है, टेन वाला है ना E2। तो टेन के लिए तो अपन ने कहा ना हमेशा एक ही तरीका अपनाते हैं भाई। आपको टेन के लिए तो फिक्स है तरीका कि भाई आपको टेन 1 प्लस टेन है, टेन भी चाहिए तो आप इसको यूज करो बेटा, एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स को। तो कितना हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी। अपन ने टेन का ऐसे ही तो किया था, टेन का 3 का प्रोडक्ट वाला भी किया था अपन ने, आपको याद हो तो इसकी वैल्यू इधर, इसको नीचे भेज दो भाई, ये तो टेन अल्फा हो जाएगा ना। तो 1 प्लस टेन एक्स प्लस अल्फा इंटू टेन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके नीचे चल जाएगा टेन एक्स प्लस अल्फा अपॉन टेन अल्फा। टेन अल्फा तो कांस्टेंट रहेगा, टेन एक्स अपॉन टेन अल्फा, टेन अल्फा तो कांस्टेंट रहेगा। और बोलिए E2 के बाद, E2 के बाद नेक्स्ट E4 और E7। E4 में क्या है, E4 में तो ऊपर प्लस वन माइनस वन कर दो ना बेटा। E4 में तो ऊपर प्लस वन माइनस वन कर दो, तो E4 में तो ऊपर प्लस वन माइनस वन करोगे तो वन माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वन का हो ही जाएगा और वो टाइप कौन सी बन जाएगी, 8। तो ऊपर प्लस वन माइनस वन कर दो, E4 हो जाएगा, है ना। E5 में क्या है, E5 तो क्लास नोट्स का सवाल है बेटा, एनसीईआरटी में भी है। अरे बेटा एनसीईआरटी का सवाल है E5, और क्लास नोट्स का तो है, क्लास नोट्स में भी क्या था, क्लास नोट्स में अपन ने वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स किया था। ये तो अपन ने क्लास नोट्स में किया था वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स, ये अपना क्लास नोट्स का सवाल है। और वन अपॉन वन माइनस कोट एक्स एनसीईआरटी का सवाल है। इसका मतलब ये है कि आपने एनसीईआरटी भी ईमानदारी से नहीं की संजीव, आपने एनसीईआरटी भी ईमानदारी से नहीं की बेटा। और अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करोगे तो नुकसान आप ही का होगा। तो किए तो फिर ये सवाल होना चाहिए। अगर आपने संजीव ईमानदारी से किए तो फिर आप मुझसे E5 क्यों पूछ रहे हो भाई, E5 नहीं पूछना चाहिए, वो तो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का सवाल है। नोट्स में तो वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स वाला सवाल है, और नोट्स में तो वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स वाला सवाल है, उस पर स्टार लगा रखा है। और ये एनसीईआरटी में साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है इसको, ठीक है। चलो ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
टू पार्ट फर्स्ट में भी थे ना, चलो टू पार्ट फर्स्ट में थे अपने पास 17 टू, चलो आगे बोलो टू पार्ट फर्स्ट में बोलो क्वेश्चन नंबर 17 18 19 इसको कुछ पूछना हो टू पार्ट थर्ड में 18 और 19। 18 में क्या है, 18 तो आसान है बेटा, x प्लस वन को टी स्क्वायर पुट कर दो। 18 में तो x प्लस वन को टी स्क्वायर पुट कर दो ना, अंडर रूट का काम खत्म, तो सोल्व हो जाएगा। 18 में x प्लस वन को टी स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट हटाना ही प्रायोरिटी होती है, जब भी लीनियर दिख जाए तो अंडर रूट हटाना है ना। तो क्लियर है, ये तो हो जाएगा ना, x प्लस वन को टी स्क्वायर पुट करके मेरे को करने की जरूरत नहीं है ना, जिन्होंने 18 पूछा है वो कर लेंगे ना, x प्लस वन को टी स्क्वायर पुट करके। ठीक है, इसके बाद 19 क्या है, 19 को हाफ एंगल में चेंज करना है, हाफ एंगल में चेंज करना है, मैं कर देता हूँ उसकी थोड़ी सी स्टेप। 19 को हाफ एंगल में चेंज करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। 19 को आप हाफ एंगल में चेंज करें तो ये है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x को कितना लिख सकते हैं बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे है बेटा कॉस अल्फा, उसको 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और अगले को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब देखो कितना आसान ये सवाल बन गया, ये 2 कॉमन आके कट गया, ऊपर साइन एक्स बाई 2 हो गया, और नीचे हो गया बेटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप कॉस एक्स बाई 2 को क्या लेट करेंगे, ठीक, तो साइन एक्स बाई 2 dx किस में चला जाएगा, dt में। अच्छा ये तो आपका कांस्टेंट है, आप समझो तो इसको ए स्क्वायर समझ सकते हो आप, ये तो आपका कांस्टेंट है ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 19 के बाद आगे बोलिए। 19 के बाद आगे बोलिए, कुछ पूछना हो तो जल्दी से, ये तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे बेटा, कुछ पूछना हो तो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। 22 का x2, 22 का x2 क्या है, प्रिमिटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x इज दिस। अरे बेटा ये कह रहा है कि इधर वाले का इंटीग्रेशन वो है, तो उसको डिफरेंशिएट करके देख लो, ये आ रहा है नहीं आ रहा, इंटीग्रेशन से क्यों कर रहे हो, जो x अपॉन x4 प्लस x प्लस 1 दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करके देख लो, अगर ये आ रहा है तो आंसर है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। उसने कहा ये इसका इंटीग्रेशन है, तो आप डिफरेंशिएशन करके देख लो बस, काहे को ज्यादा सोचा विचारी करके दिमाग लगाते हैं, है ना। और क्या है 21 में, तो उसको वो लिख लो ना बेटा, 21 तो मैंने साइन 6x कॉस 6x को अपन ने कितनी बार पढ़ रखा है, साइन 6x कॉस 6x को कितना लिख सकते हो, वो नहीं लिख सकते 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 6x कॉस 6x को टिक्नोमेट्री में कई बार बदला है, वो लिखेंगे ना साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब ये 4 डिग्री वाला फंक्शन है, आप चाहो तो sec 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, जिससे भी करना चाहो वो आपकी इच्छा। चलिए ठीक है, अब अपन आगे बढ़े, चलो क्लास नोट्स निकाल लें, डेफिनेट इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आ जाइए, तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन,
तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय, तीन चार बातें लिखने हैं इसके बारे में। इज डिनोटेड बाय, ये डिनोट होता है बेटा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किससे डिनोट करते हैं? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए जो होता है बेटा इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ए जो होता है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है, जरूरत पड़ने पे ए का मतलब ए प्लस जनरल रहता है, और बी को हम बोलते हैं बेटा अपर लिमिट। बी को हम बोलते हैं अपर लिमिट, और जरूरत पड़ने पे बी को बी माइनस समझा जाता है। बी को बी माइनस समझा जाता है। अब ये जरूरत पड़ने का क्या मतलब है आप समझते हो? जरूरत पड़ने का मतलब है जब आपके फेवरेट सिंबल आ जाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट। क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट है तो ए प्लस का मतलब अलग है, ए माइनस का मतलब अलग है। हाँ, तो उस दिन के लिए लिखा है कि भाई अगर जरूरत पड़े तो ए का मतलब क्या समझा जाए? ए प्लस। बी का मतलब क्या समझा जाए? बी माइनस। जरूरत पड़े तो, नहीं पड़े तो ए है और बी बी है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात लिखिए, हाँ दूसरी बात लिखिए, ज्योमेट्रिकली 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 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ज्योमेट्रिकली ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया, रिप्रेजेंट algebraic represent algebraic sum of area, algebraic sum of area, algebraic sum of area, algebraic sum of area bounded by, algebraic sum of area bounded by curve y equals to fx comma x axis and ordinate x equals to a to x equals to b, ordinate x equals to a to x equals to b। मैं इसको भी समझाऊंगा अभी, पर पहले आप ये तीनों बातें लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी इसको। ज्योमेट्रिकली a to b fx dx represent algebraic sum of area bounded by curve y equals to fx x axis and ordinate x equals to a to x equals to b, ordinate x equals to a to x equals to। और तीसरी बात और लिखेंगे हम, if fx is continuous function in a to b, if f of x is continuous function in a to b, in a to b, ओपन क्लोज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, in a to b and anti-derivative of fx is gx, 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 then a to b fx dx को आप लिख सकते हैं बेटा g of x a to b। इसका मतलब होता है gb माइनस g, इसका मतलब होता है gb माइनस g। ये क्या चीज है? ये चीज है कि भाई जैसे आप fx का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जानते हो gx, एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx इज gx मतलब इंटीग्रेशन। तो अगर आपको fx का इंटीग्रेशन gx पता है तो फिर डेफिनेट इंडेफिनेट में कोई बड़ा फर्क नहीं है। आप fx का इंटीग्रेशन gx प्लस c लगाते थे, उसकी जगह लिमिट डाल दोगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहले b पुट किया और फिर a पुट किया, पहले b पुट किया और फिर a पुट किया। अब आप इसको लिख के डन बोलेंगे, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको लिख के डन बोलेंगे, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक, चलो अब जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। एग्जांपल लिखता हूँ मैं, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग।
फाइंड क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। जैसे मैं पहला सवाल लेता हूं आसान सा, 0 to 1 एक्स डी एक्स, 0 to 1 एक्स डी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक तरीका तो ये है कि भाई आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे समझे कि मैं एक्स का इंटीग्रेशन जानता हूं, कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन जानता हूं एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 to 1 इसकी लिमिट लगा दी। अब एक बार ऊपर वाली लिमिट पुट की तो भाई 1/2, एक बार नीचे वाली लिमिट पुट की तो 0 इक्वल टू कितना हो गया, हाँ। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीज है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एरिया को भी रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो चीज है वो एरिया को भी रिप्रेजेंट करती है, तो y बराबर एक्स तो मैं बना सकता हूँ, y बराबर एक्स तो मैं बना सकता हूँ। कौन सी लाइन होती है y बराबर एक्स, ये लाइन होती है y बराबर एक्स। मुझे दो ऑर्डिनेट भी बनाने हैं, एक बनाना है x इक्वल टू 0, एक बनाना है x इक्वल टू 1, और हम कह रहे हैं कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस, कर्व एंड एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट a टू b, तो ये एरिया होगा। अब इस एरिया को मैं जानता हूं कि ये 1,1 होगा, ये 0,1,0 होगा, ये 0,0 होगा। तो एरिया तो जो होगा वो कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना आ गया, हाफ आ गया, हाफ आ गया। तो एरिया जो होता है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इस एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है, इस एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। लेकिन अभी जितने भी हम सवाल करेंगे हम इसी तरीके से करेंगे, हमें ये ऑप्शन अभी नहीं अपनाना है। ये ऑप्शन की बात करेंगे जब हम एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे। इस ऑप्शन की बात हम कब करेंगे, जब हम एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ यही सीखना है कि इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जानते हैं, वो लगा दिया और उस पर लिमिट पुट कर दी। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम जानते हैं, उस पर लिमिट पुट कर दी। अभी इस ऑप्शन को हमें डिस्कस नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझा दिया भी कहीं ना कहीं वो किससे रिलेटेड है, एरिया से, कहीं ना कहीं वो किससे रिलेटेड है, एरिया से, है ना। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ, आप जैसे मैं एक और सवाल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक सवाल और ले लीजिए, जैसे मेरा दूसरा सवाल है ये, 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं तो आप एक, आपके पास सिंपल सा मेथड है कि भाई आप इंटीग्रेशन से जाएं तो कितना होगा बेटा, x³ 3 - 3x² 2 प्लस 2x, 0 से 2, ये हो गया। भाई आप सबका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जानते थे, आपने कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा बेटा, 8/3, ये वैल्यू डालेंगे तो 3 इंटू 4/2 प्लस 2 इंटू 2, फिर 0 डालेंगे तो 0 आएगा।
आया ये, कितना आंसर आया, कितना आया ये बेटा, 2/3 आ रहा है। चलिए ये आंसर कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, बिल्कुल 2/3 आ रहा है। ये सबको क्लियर है, ये सबको क्लियर है ना बेटा, 2/3 आ रहा है, ये सबको क्लियर है ना, ठीक है। अब लेकिन आप इसको ग्राफ से समझते हैं, तो आप समझिए कि एक्चुअली क्या है कि आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो बनाना जानते हैं, ये आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लेंगे, 0 1 और 2 हो जाएगा। ये एक्स एक्सेस हो गया आपके पास, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका कर्व हो गया y + 2 fx हो गया, आपका हो गया x² - 3x + 2 हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ फंसी, प्रॉब्लम ये फंसी बेटा कि भाई आप जानते हैं कि ये एरिया होगा, एक तो एक ये एरिया भी होगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ तो ट्राइंगल बन गया था तो मैंने एरिया निकाल लिया, यहाँ तो ट्राइंगल बन गया था मैंने एरिया निकाल लिया, पर मैं इसको नहीं निकाल सकता ना, इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो एक्चुअली क्या होगा कि जब हम एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे तो हमें ये निकालना होगा और हम इसको इसकी हेल्प से निकालेंगे, हम इसको इसकी हेल्प से निकालेंगे, समझ रहे हो, इसको इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो इसका रिवर्स यूज करेंगे हम किसमें, एरिया अंडर द कर्व में। इसका हम कहाँ यूज करेंगे, एरिया अंडर द कर्व से यूज करेंगे, है ना। तो अब जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं, हाँ जब तक मैं ना कहूं, आपको हमेशा सिर्फ मेथड फर्स्ट ही समझना है, तो हम इसी से करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाया है ना। बाकी जब एरिया अंडर द कर्व आएंगे तब हम ग्राफ से बात करेंगे, अदरवाइज हम इसको, ये तो मैंने मीनिंग समझाया कि ज्योमेट्रिकली कहीं ना कहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन किससे रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड, कहीं ना कहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन किससे रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड। लेकिन हाँ आप यहाँ तो कैलकुलेट कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ थोड़ी ना कर पाओगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इससे हमें इसको देगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे इसको, वहां पे भी कराऊंगा मैं सवाल, तो वहां अपन डिटेल में समझेंगे इसको। अभी के लिए बस इतना ही समझेंगे, और अब हम किसका यूज करेंगे, इसी तरीके का यूज करेंगे। कंप्लीटेड, डन बोलो, अब मैं रफ करके कुछ सवाल लिखूंगा। हाँ अब तो मेथड 1 ही करना है अपने को सब जगह, है ना। चलो अब मैं कुछ सवाल लिखता हूँ बेटा, आप इनको 1 बाय 1 करेंगे, हाँ 1 बाय 1 अपने को इनको सवालों को करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 √x x⁻1/3 - x⁻1/2 dx। जैसे आप इंडेफिनेट करते हैं बस वैसे ही करना है इन सब सवालों को आपको। 0 to π/4 2 sec² x प्लस sin x की होल dx। आप करना शुरू कर सकते हैं बेटा इनको सबको, आप करना शुरू करें इनको सबको। 1 से √3 dx अपॉन √4 - x², 4 - x²। 1 से 2 dx अपॉन x+1 x+2। इंटीग्रेशन ऑफ, नजर आ रहा है, नहीं अच्छा कोई बात नहीं, ऊपर लिखते हैं। चलो इनको करो, पहले ट्राई करो इनको, फिर और लिखेंगे। 0 to 1 √x x⁻1/3 - x⁻1/2 dx। 0 to π/4 2 sec² x plus sin x dx। 1 से √3 dx अपॉन √4 - x²। 1 से 2 dx अपॉन x+1 x+2, है ना।
अब जैसे मान लीजिए इस सवाल को हमें करना है, तो जैसे हम इंडेफिनेट में करते थे, पहले इसको समझ लेंगे। तो ये एक्स की पावर कितना हो गया बेटा 5/6, ये इसके साथ आएगा तो कितना हो गया एक्स। अब जैसा हम करते थे बस वही हमें करना है कि एक्स की पावर 5/6 का कितना हो गया 5/6 + 1 अपॉन 5/6 + 1, इसका कितना हो गया x²/2 0 to 1। अब पहले आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 11/6 - 1/2, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। बाकी सब कुछ वही है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, सब तो वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपको करना है, तो वही ट्वाइस 0 to π/4 sec² x dx, फिर 0 to π/4 sin x dx। अब आप जानते हैं भाई ये 10x का होता है, तो ये 10x हो गया, और sin x का कितना होता है -cos x हो गया, -cos x हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 π/4 कितना होता है 1, tan 0 कितना होता है 0, और -cos π कितना होता है -1, और cos 0 कितना होता है बेटा 1। या आप चाहें तो माइनस को बाहर ले लें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। cos π - cos 0, वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा। यस और नो बोले बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार यस और नो बोले। बस अच्छा π/4, सॉरी π/4 है, π/4 है बेटा। cos π/4 - cos 0। अब जैसे ये सवाल आ गया, तो आप तो जानते हैं ये किसका है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन इनवर्स x/a, लिमिट डाल दीजिए बेटा 1 से √3, तो ये साइन इनवर्स √3/2 हो गया, माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया। √3 की वैल्यू बेटा π/3, इसकी वैल्यू π/6, बचा कितना π/6। जो आप पढ़ रखा है बस वही आपको करना है, नया कुछ भी नहीं करना है, जो पढ़ा अपन ने बस वही करना है, नया नहीं करना है। अब जैसे आप जानते हैं ये किससे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। भाई वो होता ही पार्शियल फ्रैक्शन से, तो पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। 1/x + 1 - 1/x + 2, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, लिख दिया मैंने, यूज पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो हम इंडेफिनेट में करते आए हैं बस वही चीज है, लिमिट लगानी। डेफिनेट की अपनी प्रॉपर्टीज भी है, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे, अभी बेसिक की बात चल रही कि भाई बेसिक तो वही है, इंडेफिनेट करो लिमिट लगा दो, इंडेफिनेट करो लिमिट लगा दो। अब क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा ln x + 1 ln x + 2 1 से 2, ln x + 1 x + 2 1 से 2 हो जाएगा। थोड़ा सा दूर कर दूं कैमरा, नजर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आंसर आ रहा है, बताओ सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। बिल्कुल बना सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर ही कर लो। परफेक्ट स्क्वायर बना के भी क्या करना है, फैक्टर पॉसिबल है तो फैक्टर करके कर लो, फैक्टर नहीं दे रखे तो परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर लेता। फाइनल आंसर आएगा ln 9/8, फाइनल आंसर आएगा ln 9/8, फाइनल आंसर ln 9/8, फाइनल आंसर ln 9/8। और सवाल लिख देता हूँ एक दो छोटे छोटे से। जीरो से 2, 6x + 2 अपॉन √x² प्लस, या √ हटाऊं, वैसे लिखता हूँ 6 तो ही गए थे ना मेरे 7 हो गया, 8 ले लो, मान लीजिए 0 to 1 x cos tan इनवर्स x,
तीन सवाल और लिख दिए मैंने। 0 से 2 6x+2/x² +2 dx, 0 to 1 x cos tan 1x dx, if 1 to x dt/1 + t² = then find x। चलिए ट्राई करिए, इनको ट्राई करिए। अब जैसे इसको करना है तो आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का मेथड पढ़ा आपने, उससे भी कर सकते हैं, है ना। और अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से नहीं करना चाहते तो वैसे भी कर लीजिए बेटा, कि जैसे आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, है ना। आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, तो ये तो आप डायरेक्ट समझ ही जाएंगे, फॉर्मूला बन गया। ये तो आप डायरेक्ट समझ ही गए, फॉर्मूला बन गया। और हाँ, इसको वो बना लीजिए 2 से मल्टी, तो f'(x/f(x) वो बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए जो आपने पुराना कर रखा है। तो ये कितना हो गया, ln(x² + 2 हो गया, लिमिट 0 से 2 हो गई। ये क्या हो गया, 1/a tan इनवर्स, बस। अब आप वैल्यू डाल दीजिए 3, ये कितना हो जाएगा, ln6 - ln2 √2 हो गया। ये कितना हो गया, ln tan इनवर्स √2 हो जाएगा, जीरो वाले पे तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स √2 हो जाएगा। ln3 तो ये हो गया बेटा 3ln3 + √2 tan इनवर्स √2। करेक्ट है, यही आ रहा है आंसर। यस और नो बोले एक बार, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर? ये नहीं आ रहा, आना चाहिए यार। देख लो कोई मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। मेरे ख्याल से ठीक है, ये है ना। अब ये सवाल आपको याद है ये क्या है? पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा cos tan इनवर्स x की। आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा cos tan इनवर्स x को।
आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा, cos tan इनवर्स x, cos tan इनवर्स x को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। cos tan इनवर्स x को वो ITF में सोल्व करते हैं वैसे। हाँ, ITF में जैसे सोल्व करते हैं बस वैसे ही ना। ITF में कैसे सोल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। ITF के लिए वो नहीं करते भाई, आपको cos tan इनवर्स x को कन्वर्ट करना है तो आप इसको थीटा समझ लेंगे तो ये एक तरह से cos थीटा हो जाएगा। तो आपने अगर tan इनवर्स x को थीटा समझा है, tan इनवर्स x को आपने थीटा समझा है, तो x आपका tan थीटा होगा बेटा। तो ये x हुआ, ये 1 हुआ, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, तो cos थीटा कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद आया? ये सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, ये तो हमने सम को सिंप्लीफाई किया। तो ये इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, 0 to 1 एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन तो अभी मैं पढ़ाऊंगा बाद में कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, वो तो अभी पढ़ेंगे। तो अभी तो मैंने इस टर्म को सिंप्लीफाई किया। मैंने कहा है कि मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करके अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो हमने ITF में पढ़ा था। अब तो ये आसानी से बन जाएगा। इसको हम वो बना सकते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स। ये है ना 2 रूट एफ एक्स। ये तो आसानी से, हमें कुछ भी नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना। हाँ, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इनडेफिनेट और डेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन अलग अलग होगा ना, क्योंकि जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक्स, वेरिएबल एक्स है, तो एक्स 0 से बन जाता है। जब आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो वेरिएबल थीटा हो जाएगा, तो फिर आपको थीटा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो वो चेंज होगा, वो बताएंगे अभी जब आएगा। हो गया, हो गया। फाइनल आंसर बता दो कितना आ रहा है। √2 - 1 आ रहा है, बिल्कुल √2 - 1 आ रहा है। फाइनल आंसर √2 - 1 आ रहा है बेटा इसका, है ना। फाइनल आंसर √2 - ये भी छोटा सा सवाल है, इसको भी कर देते हैं। ये भी छोटा सा सवाल है, इसको भी कर देते हैं। हाँ, 1+1 इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करना है तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया आपका tan इनवर्स t, कहाँ से कहाँ तक, 1 से x बराबर π/12। ये हो गया बेटा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 बराबर π/12। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/12 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, 12 3 4 π/12 π/3। तो x कितना हो गया, x हो गया बेटा आपका tan π/3। x इक्वल टू √3 आई थिंक आंसर आ जाएगा। यस और नो बोलें एक बार, x इक्वल टू √3 मेरे हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। ये सब हो गया हो तो एक बार समझ में आ गया हो तो डन बोलें, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ चीजें और सीखते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजें सीखेंगे। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं।
अब हम पढ़ते हैं बेटा बाय पार्ट इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। बाय पार्ट्स इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में बाय पार्ट कैसे होता है? अब ध्यान से समझिए, बहुत सीधा सा काम है, सब कुछ वही रहने वाला है। ये आपने इंडेफिनेट पढ़ा था u इंटू वी डी एक्स, तो आपने पढ़ा कि u इंटू वी डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इसका होल डी एक्स। यस और नो? ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब हम ये कह रहे हैं कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाओगे बेटा, जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाओगे, ये मैंने ब्लैक कलर के पेन से लिखा है बेटा, तो ये जो लिमिट लगेगी ए से बी, ये लिमिट कहाँ कहाँ इंपैक्ट करेगी? एक तो यहाँ लग जाएगी ए टू बी, और एक यहाँ लग जाएगी ए टू बी। यहाँ ये अंदर वाला अभी भी इंडेफिनेट ही होगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स के बाद जो क्वांटिटी बनेगी उस पर लिमिट लगा दो, और यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके जो क्वांटिटी बनेगी उसके इंटीग्रेशन पर लिमिट लगा दो। ये अलग कलर के पेन से लिखना कि ये जो ए बी है ये कहाँ कहाँ पे इस पे इम्पैक्ट डालने वाला है, कहाँ कहाँ पे इस पे इम्पैक्ट डालने वाला है। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। ये कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट डालने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। ये कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट डालने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। सवाल करें? सवाल करते हैं, आइए। जैसे सवाल करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब अपन ने पहले भी कर रखा है, कोई बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, तो हम देख रहे हैं दो फंक्शन है, एक को फर्स्ट लेंगे एक को सेकंड लिखेंगे और बाय पार्ट्स लगा देंगे। एक को फर्स्ट लिखेंगे एक को सेकंड लिखेंगे और बाय पार्ट्स लगा देंगे। तो कैसे लगाऊंगा बाय पार्ट्स, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन ये मान लीजिए आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन, लिमिट लगा दी बेटा 0 टू पाई, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 2x माइनस साइन एक्स और dx। ये हो गया बेटा। बस अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करो। तो देखो जब पाई डालोगे तो भी जीरो, ये डालोगे तो भी जीरो, क्योंकि साइन तो दोनों पे जीरो होता है। अब ये टर्म बन गई बेटा आपकी 0 टू पाई 2x साइन एक्स, इसमें फिर बाय पार्ट्स लगा दो, इसमें क्या कर दो फिर से बाय पार्ट्स लगा दो, बस इसमें बाय पार्ट्स फिर लगाओगे, माइनस आंसर आ जाएगा। अच्छा रुको, मैंने एक स्टेप गलत कर दी, cos x का इंटीग्रेशन sin x ही होता है, बिल्कुल, तो ये माइनस ही रहने वाला है। cos x का इंटीग्रेशन sin x ही होगा, बिल्कुल सही कर दिया मैंने तुरंत। अब दोबारा बाय पार्ट्स लगा दो, तो दोबारा बाय पार्ट्स लगा दो, तो माइनस 2x का 2 sin x का माइनस cos x, अब आएगा ये, है ना, 0 टू और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 2 इंटू माइनस कॉस एक्स। अब शायद ठीक लिखा मैंने, अब ठीक लिखा। वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये तो कितना हो जाएगा 2 पाई कॉस पाई, माइनस 0 गया तो सेकंड टर्म तो इसमें, और ये -2 कॉस पाई साइन पाई,
या तो इसका इंटीग्रेशन कर देते, एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं। तो कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स, तो -2 साइन एक्स 0 to π, -2 π आंसर आ जाएगा, साइन का तो 0 होना ही होना है, -2 π फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लो ये सवाल करना है 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स दिए। अब ये सवाल अपन ने पहले भी कर रखा है ना, जैसे इसको करना है 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स दिए। अब ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है, इसके हमने कितने मेथड पढ़े थे, दो। या तो आप सेकंड फंक्शन वन ले लो, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, या तो सेकंड फंक्शन वन लेते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लेते हैं। लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के चेंजेस मैंने अभी आपको नहीं समझाए। अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हालांकि सब्स्टिट्यूशन से आसान है, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमने सब्स्टिट्यूशन का तरीका नहीं सीखा है। तो कोई बात नहीं, हम सेकंड फंक्शन वन लेके बाय पार्ट्स लगा देते हैं, कोई बात नहीं। सेकंड फंक्शन वन लेके बाय पार्ट्स लगाओ, करो, सीखना तो सभी है अपने को। सेकंड फंक्शन वन लेके बाय पार्ट्स लगा के निकालो आंसर। चलो मैं रुकता हूँ, तुम लोग करो। तो सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, सेकंड फंक्शन वन लेके बाय पार्ट्स लगा देता हूँ मैं। करो इसका कंप्लीट करके आंसर बताओ, देखना कितना लाते हो। कंप्लीट करके आंसर बताओ कितना लाते हो।
क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन -0 to 1, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और dx। अब ये तो अपन समझ गए कि भाई कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 आ गया और 0 आ गया, इसका काम खत्म। ये क्या चीज बन जाएगी बेटा, ये चीज बन जाएगी, अच्छा ये तो वो बन जाएगा, आप इसको ऐसे लिखें, ये -x है, प्लस लिख दें √1 - x² है इंटू dx है, तो आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, 2 से। सही कर रहे हैं, ऐसे कुछ करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हाँ 2 से कर देंगे, तो ये 2, ये 1/2, तो ये अपना f'(x/√f)। अब देखो ये अपन ने याद कर ली ना, तो बार बार छोटा छोटा सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना पड़ा अपने को, है ना। हाँ, बार बार याद करने का फायदा है कि हमने याद कर लिया तो अब बार बार हमारी मेहनत बचती जाएगी। हमने तीनों याद कर लिए, f'(x/fx), f'(x/√fx), f'(x √x)। तो अब तो ये तो कितना हो गया, ये तो साइन इनवर्स 1 से π/2 हो गया, और ये +1/2 हो गया, और ये 2√fx हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा, तो उससे 2 तो कैंसिल, 1 रखेंगे तो 0, तो π/2 -1 हो जाएगा बेटा, -1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, -1 आ जाएगी। हो गया, हो गया, सबका हो गया, करेक्ट है। जैसे मान लीजिए और एक सवाल लेते हैं, मान लीजिए ये सवाल है, इफ in इक्वल्स टू है 0 to 1 x⁴n e⁴x, x⁴n e⁴x dx, then I10 plus 10I9 equals to 10I9 equals to A option E, B option 1/E, C option 1 and D option 0 each। E 1/E 1 और 0, ये सवाल है। अब ये जो चीज है, ये क्या है, वो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये बाय पार्ट्स का सवाल है। दो फंक्शन है, x⁴n e⁴x dx, ये फर्स्ट फंक्शन ले लो, सेकंड ले लो, तो आप बाय पार्ट्स लगाओगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन e⁴x का e⁴x माइनस 0 to 1 फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन n(x⁴n-1) सेकंड वाले का इंटीग्रेशन e⁴x इंटू डी। अब ये जो सवाल होते हैं ना, ये जो सवाल होते हैं, इस पे थोड़ा सा समझे। हाँ वेरी गुड, आंसर दिया गया। इसका जैसे अब आप in लिखोगे तो ये तो आपका 0 हो गया, 1 डालेंगे तो सॉरी आप 1 डालेंगे तो कितना आएगा e -0, और इसमें से n बाहर ले लें तो 0 to 1 x⁴n-1 e⁴x dx। अब ये जो टर्म बनी ना, आप इसको ऑब्जर्व करें, आप इसको ऑब्जर्व करें, ये n है तो यहाँ पे n होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होगा, तो यहाँ अगर n-1 है तो यहाँ भी n-1 है, तो ये जो टर्म बनी ये आपकी in-1 बन गई, ये जो टर्म बनी ये आपकी in-1 बन गई, तो in बराबर हो गया बेटा e - n in-1। अब ये जो चीज होती है ना कि आपने n को n-1 की टर्म्स में लिखा, इसे रिडक्शन बोलते हैं। वो जो हम रिडक्शन फॉर्मूला बढ़ रहे हैं ना, हाँ वो रिडक्शन फॉर्मूला यही चीज है। अभी मैं वो जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो यही चीज होती है, रिडक्शन मतलब बाय पार्ट्स लगाना, रिडक्शन फॉर्मूला मतलब बाय पार्ट्स लगाना। तो ये एक तरह से इस सवाल, हालांकि ये स्टैंडर्ड सवाल नहीं है, बट रिडक्शन फॉर्मूले का मतलब यही होगा कि आपने in को किसमें रिड्यूस कर दिया, किसमें n-1 में।
आई एन को रिड्यूस किया किसमें, आई एन माइनस वन में, यही रिडक्शन होता है। हालांकि अभी अपन स्टैंडर्ड रिडक्शन करेंगे, मैं सारे सवाल कराऊंगा, 8 7 8 सवाल अपन रिडक्शन पे करेंगे, बट वो जो रिडक्शन हमने छोड़ा था ना वो यही चीज है ना, वो रिडक्शन यही चीज है। तो आई एन को आपने किसमें रिड्यूस, यही तो लिखा बेटा, आई एन का आई एन लिखा, ई का ई लिखा। अब ये चीज जो है, इस चीज को आपने क्या लिख दिया, इस चीज को आपने क्या लिख दिया, आई एन माइनस वन लिख दिया। तो लिख सकते हैं भाई ये n माइनस वन, तो ये भी n माइनस वन, देन दिस इज रिप्रेजेंट आई एन माइनस वन। तो यही रिडक्शन, ये रिडक्शन ही होता है। आपने आई एन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, किसकी टर्म्स में, आई एन माइनस वन की टर्म्स में। अब ठीक है, इस सवाल के हिसाब से आपको 10 पुट करना है तो 10 पुट कर दो, इस सवाल के हिसाब से आपको 10 पुट करना है तो 10 पुट कर दो। तो जो वैल्यू हमसे पूछी है वो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ए ऑप्शन आंसर। क्लियर है, यस और नो बोले। एक और सवाल करते हैं इस तरह का, इफ आई एन इक्वल्स टू है 0 to 1, आई एन इक्वल्स टू 0 to 1, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर एन डी एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर एन डी एक्स, देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है कि आई एन अपॉन आई एन माइनस वन इक्वल्स टू 50 एन अपॉन 50 एन प्लस वन, ये प्रूव करना है। कोई चीज आई एन इक्वल्स टू 0 to 1, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर एन डी एक्स, देन प्रूव दैट आई एन अपॉन आई एन माइनस वन इक्वल्स टू 50 एन अपॉन 50 एन प्लस वन। वही कहीं ना कहीं आई एन और आई एन माइनस वन के बीच का क्या चाहिए, रिलेशन। अब पिछले सवाल इस सवाल में फर्क क्या था कि पिछले सवाल में आपको सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन अलग अलग नजर आ रहे थे, यहाँ सेकंड फंक्शन नजर नहीं आ रहा। और अगर सेकंड फंक्शन नजर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है। सेकंड फंक्शन आपको नजर नहीं आ रहा तो सेकंड फंक्शन कितना ले लेंगे बेटा, वन। सेकंड फंक्शन क्या ले लेंगे, बाय पार्ट्स लगेगा। अच्छा, बाय पार्ट्स लगाना ही की बात है, एक बार लगाने के बाद फिर वो टर्म को एडजस्ट करना है। भाई ये चीज तय है, बाय पार्ट्स लगेगा, बिल्कुल हाँ लगेगा। सेकंड फंक्शन नहीं है, वन ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब क्या 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, नहीं, एक बार करने के बाद टर्म को, जैसे अभी अपन ने देखा एक बार करने के बाद कि वो कहीं ना कहीं आई एन माइनस वन बन गया, ऐसे ही आप देखो, कंप्लीट करो। एडवांस में आया हुआ सवाल है ये, आसान है, अच्छा सवाल है, एडवांस में करो, कंप्लीट करके लाने की कोशिश करो, टर्म को एडजस्ट करके कि क्या ये आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, करो कोशिश करो, चलो कुछ न कुछ तो बनेगा।
का एडवांस का है वो सवाल है। मैं तो वेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग आंसर कर लो। मुझे तो क्या है, अभी कर दूंगा 2 मिनट में। आया क्या किसी का आंसर? आया कि नहीं आया? हाँ तो वो इसलिए टाइम इसलिए दे रहा हूँ, एडवांस का सवाल है। आ जाए तो बढ़िया है। चलो मैं कर दूं फिर। लो मैं करता हूँ, ध्यान देगा। ये तो लाना ही जाएगा। चलो कितना हो जाएगा ये? फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो n 1 - x⁻50 की पावर n-1, फिर -50 x⁻49 इंटू एक्स इंटू, और अच्छे से लिखो तो in 1 डालेंगे 0, 0 डालेंगे 0, 0 - 0 माइनस 50n तो बाहर आ गया बेटा, अंदर कितना बचा? 1 - x की पावर 50 की होल पावर n-1, और 50 तो बाहर ले ही लिया, -15 हो गया, -x की पावर 50 हो गया, -x की पावर 50 हो गया। आप क्या कर रहे हैं वो समझो, मैंने कहा ना टर्म को एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा, बाकी तो कुछ भी नहीं। 0 to 1, 1 - x की पावर 50 की होल पावर n-1, इसको आप ऐसे लिख दो। कोई अपना फेवरेट काम कर देते हैं एक बार, -1 + 1, बस हो गया काम। ये तो कितना हो गया? 50n 0 to 1, 1 - x की पावर 50 की पावर n-1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस dx तो है सही। 50n 0 to 1, 1 - x की पावर 50 की होल पावर n dx। सही लिखा क्या? देखो सही लिखा मैंने। अब बस, अब तो हो गया आपका काम। ये आपका in है बेटा, ये 50n, ये कितना हो जाएगा? in-1, 50n, ये कितना हो जाएगा? in। बस आ गया आंसर। इधर ले आओ उसको, तो 1 + 50n इंटू in हो जाएगा, और ये 50n in-1 हो जाएगा, तो in/in-1 कितना हो जाएगा? 50n इक्वल टू आंसर। हो गया बेटा? क्लियर है? यस और नो बोल दे एक बार। अब इस पे और सवाल करेंगे अपन, लेकिन अब टेस्ट के बाद करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज, टेस्ट है आप लोगों का, है ना। चलो, और तो होमवर्क में भी कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, अपना रिवीजन करो, है ना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से टेस्ट दो, है ना, बढ़िया से रिवीजन करके जाओ। एग्जाम के लिए टिप्स तो बेटा यही है कि जितने अच्छे से क्लास नोट्स का रिवाइज करोगे, बस उतना ही बढ़िया पेपर जाएगा, है ना। उतना ही बढ़िया पेपर जाएगा, जितने बढ़िया से आपको, भाई जितना हम पढ़े हुए को याद रखेंगे चीजें उतनी ही आसान लगेंगी, जितना कम याद रखेंगे चीजें उतनी ही टफ लगेगी, है ना।
हाँ, क्लोज करें मीटिंग। ठीक है। चलो टेस्ट के बाद मिले। हाँ बिल्कुल लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है बेटा, बाय करते हैं, अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, है ना। चलो ठीक, ठीक है। चलो ओके बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से टेस्ट देना, रिवाइज रिवाइज बढ़िया से करके जाना। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे टेस्ट के बाद।